नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एनके। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राष्ट्रीय पठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005। टू द पॉइंट हमारा कंप्लीट डिस्कशन रहेगा। शुरू के 5-7 मिनट इस वीडियो को अच्छे से समझना है। बीच में हम एनसीएफ का सार लेंगे, वो भी आपको अच्छे से समझना है। और लास्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड अब तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन पर हमारा डिस्कशन रहेगा। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बहुत पसंद आएगा। एनसीएफ से रिलेटेड आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो पाएगा। देखिए, आज हम जो एनसीएफ 2005 डिस्कशन कर रहे हैं वो हमारा 4th एनसीएफ है। इसका मतलब ये हुआ कि अब तक इससे पहले 3 एनसीएफ आ चुके हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि जो हमारा तीसरा एनसीएफ है उसमें कहीं ना कहीं संशोधन हुआ होगा। तो याद रखिएगा, जो पहला एनसीएफ था वो था 1975 का, दूसरा एनसीएफ था 1988 का और तीसरा एनसीएफ था 2000 का। हालांकि डेट इतनी याद नहीं रखनी है, फिर भी मैंने कैसे लिंक किया, मेरा खुद का मोबाइल नंबर है 758800। तो मैंने अपने तरीके से लिंक कर लिया कि पहली एनसीएफ की डेट क्या थी 1975, दूसरा एनसीएफ कब हुआ था 1988 में, तीसरा एनसीएफ 2000 में। तो ऐसे आप भी लिंक कर सकते हो, बाकी डेट आपको याद नहीं रखनी है। अब देखिए, एनसीएफ 2005 के बारे में कौन सी वो बातें महत्वपूर्ण हैं, कौन सी वो आवश्यकताएं हैं, कौन सी वो ज़रूरतें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए इसे डिज़ाइन किया गया है। आपको बता दूं, एनसीएफ 2005 को एनसीईआरटी ने पब्लिश किया था। जो आपका शिक्षा मंत्रालय है, वर्तमान में इसका नाम आप सुनते हो एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसकी पहल पर एनसीईआरटी ने इसे पब्लिश किया और भारत में आप जानते हो 1 जुलाई 2005 को इसे लागू किया गया था, जिसके वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर यशपाल थे। वो हम सारा डिस्कशन करेंगे। सब देखिए, एनसीएफ 2005 का मेन मोटिव क्या था कि जो हमारी पाठ्यचर्या है, जो हमारा कैरिकुलम है, उसको लचीला बनाना। पाठ्यचर्या एक विस्तृत रूप है, इसमें केवल पाठ्यक्रम ही नहीं है, इसमें वो सारी चीज़ें हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो एक बच्चे को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन की जाती हैं। इसमें इस बच्चे का राष्ट्रीय चिंतन भी समाहित होता है कि वो एक अच्छा नागरिक कैसे बने। वो केवल स्कूल की जो 4 दीवारें हैं उसके अंतर्गत वो केवल पाठ्य पुस्तकों तक ही ज्ञान सीमित नहीं रहे, वो ज्ञान का निर्माण करे, उसमें चिंतन समाहित हो, ऐसी एक्टिविटीज़ हों जिसमें वो बच्चा उस समस्या तक पहुँचे। जो एक डर है एग्ज़ाम को लेकर उसको दूर किया जा सके। तो इस तरह की बातें जो हैं वो एनसीएफ के अंतर्गत, अनुशंसा के अंतर्गत की गई हैं। तो याद रखिएगा, एनसीएफ का मेन मोटिव क्या है, जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं, जो हमारा शिक्षण है, उसको लचीला बनाना। आपने देखे होंगे पहले के टाइम में बहुत शिक्षा की बहुत व्यवस्था खराब थी। बच्चे एग्जाम के नाम से डरते थे। बच्चे स्कूल में आने से पहले वो प्लान की बात सोचने लगते थे, स्कूल में आने तो दूर पहले ही भाग जाते थे। क्यों? क्योंकि उनके अंतर्गत डर था कि यार जाते ही तो पिटाई होगी, है ना, पता नहीं एग्ज़ाम में क्या होगा। तो एनसीएफ कहता है कि ऐसे ऐसा एक पाठ्यक्रम डिज़ाइन किया जाए, ऐसी एक दिनचर्या पाठ्यचर्या हो जिसके अंतर्गत वो एक बच्चा जो है वो ये समझे कि यार ऐसे एग्ज़ाम तो हम रोज़ देते हैं, जैसे सीसी को लागू करना। ये इस बात की रिकमेंडेशन एनसीएफ करता है। तो कहने का मतलब क्या है, जो हमारा पाठ्यक्रम है, पाठ्य पुस्तक है, शिक्षण है, उसको कैसा बनाना, लचीला बनाना। शिक्षा जो है वो बाहरी जीवन से जोड़कर, एजुकेशन जो हम दे रहे हैं वो केवल स्कूल की जो 4 दीवारें हैं, जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं, केवल वहीं तक वो सीमित ना रहें। वो भविष्य में वो बच्चा सोच पाए, वो बाहरी जीवन से उसे जोड़कर देख पाए। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जिसमें उस बच्चे का राष्ट्रीय चिंतन समाहित हो, फिर से वो भगत सिंह बने। ऐसी वीर गाथाओं का पाठ्यक्रम में भी ऐसा समाहित हो जिसमें वो बच्चा एक प्रकार से सोचे कि हाँ यार मैं भी कर सकता हूँ, है ना। राष्ट्र की बात करे, महिलाओं के सम्मान की बात करे, उनके प्रति जिम्मेदारियों को महसूस करे, समझे। तो ये सारी बातें इसके अंतर्गत की गई हैं। फिर से देख लेते हैं, जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं, जो हमारा शिक्षण है, उसको कैसा बनाना, लचीला बनाना।
शिक्षा को न केवल स्कूली शिक्षा से बल्कि इसे बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाए, रटने से मुक्त किया जाए। पहले क्या था कि बच्चों को रट कर पास करवा दिया जाता, टीचर भी ऐसे होते थे। तो वो जो एक पुरानी सिस्टम था कि क्योंकि रटकर आप सब जानते हैं कि रटकर ज्ञान स्थायी नहीं होता, रटकर कहाँ तक आप पहुँच पाएंगे, एक अच्छे नागरिक का आप निर्माण नहीं कर सकते। तो उस रटंत प्रणाली को मुक्त करना, शिक्षा बिना बोझ के जो एक सूत्र था 1993 का यशपाल ने दे दिया था कि शिक्षा ऐसी हो जिसमें किसी प्रकार का कोई बर्डन ना हो, लर्निंग विदाउट बर्डन। लेकिन वो एक अलग बात है कि उनकी बात को बहुत समय बाद गौर में लाया गया, वरना ये ध्येय तो ये एक सूत्र है 1993 में दे दिया था। उससे पहले भी बहुत सारे काम हुए थे। 1992 का POA है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन है, इससे पहले सर्व शिक्षा अभियान है, 1986 की नीति है। काम बहुत सारे हुए हैं, लेकिन अंतिम रूप NCF 2005 में इसे दिया गया। तो ये सारी महत्वपूर्ण जो हैं दिशा निर्देश हैं, उनके लिए ये NCF क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज है। उम्मीद कर रहा हूँ ये जो स्लाइड है वो अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। तो इस तरह की हमारी एजुकेशन व्यवस्था हो, इसको ध्यान में रखते हुए सन 2004 में फिर से यशपाल को बुलाया गया। उनको बोला कि आप एक ऐसी कमेटी तैयार कीजिए, ऐसा सिस्टम बनाइए जिसमें जो आपका एक सूत्र दिया था आपने, लर्निंग विदाउट बर्डन, उसको ध्यान में रखते हुए ऐसी हमारी पाठ्यचर्या हो जिसमें बच्चे के हित में बाल केंद्रित शिक्षा पर फोकस किया जाए। तो पहले के टाइम में बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता था कि NCF 2005 के अध्यक्ष कौन थे, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना वो थे प्रोफेसर यशपाल। अब ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम बार पूछे जाते हैं। एक बार सेकंड ग्रेड 2013 में प्रश्न आया था कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत कितने केंद्र समूह गठित किए गए, तो याद रखना 21 केंद्र समूह गठित किए गए। ये भी प्रश्न आ सकता है कि 21 फोकस केंद्र समूह का संबंध किससे है, तो वो है आपका NCF 2005 से, ठीक है। और इस समिति में सदस्यों की संख्या यदि आपसे पूछे तो 38 सदस्य बताए जाते हैं, 3 सदस्य NCERT के। तो याद रखना ये एक सिस्टम था, MHRD की पहल पर NCERT ने इसे फिर 1 जुलाई को 2005 को इसे भारत में लागू कर दिया है। तो इस तरह NCF बनकर तैयार हुआ और इसकी जो शुरुआत है वो रविंद्रनाथ टैगोर के एक निबंध है, सभ्यता व प्रगति, इससे इसकी शुरुआत की जाती है। क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि बच्चे जो होते हैं उनका भविष्य ऐसे व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए जो उस बच्चे की क्रिएटिविटी को पहचान सके, है ना, फैसिलिटेट करे टीचर। तो इस तरह की बातें कही गई थी टैगोर साहब के द्वारा, ताकि बच्चे की प्रगति हो सके, है ना। तो इसको ध्यान में रखते हुए उनका एक निबंध है सभ्यता व प्रगति, इससे इस NCF की शुरुआत की जाती है। इसे 22 भाषाओं में फिर अनुवाद कर दिया गया था, जिसका उल्लेख संविधान की 8वीं सूची में आपको मिलता है, ठीक है। NCF कैरिकुलम फ्रेमवर्क है, इसका पूरा नाम हो जाएगा। 2005 मुख्य सूत्र था शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन। देखो इस स्लाइड में मैंने वो डेट लिखी है कि जो संशोधन हुआ था कि NCERT यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की कार्यकारिणी ने 14 एवं 19 जुलाई 2004 की बैठकों में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का संशोधन का निर्णय लिया गया था। तो ये संशोधन डेट है, हालांकि याद नहीं रखनी है, फिर भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। केंद्रीय शिक्षा सचिव ने NCERT के निर्देशक को पत्र लिखकर 1993 की शिक्षा बिना बोझ की रिपोर्ट के संदर्भ में NCF 2000 की समीक्षा करने की आवश्यकता व्यक्त की। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 हेतु प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया और इस समिति में 21 राष्ट्रीय स्तरीय समूह का गठन किया गया तथा इसमें 35 मुख्य सदस्य और 3 थे आपके पाठ्यचर्या समूह सदस्य। इस प्रकार कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 38 थी। ये एक थोड़ा सा जनरल मैंने हालांकि ऊपर बता दिया है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, ये 5 सिद्धांत आपको याद रखने हैं। NCF के जो 5 सिद्धांत हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। क्या है पहला सिद्धांत? कि बालकों के संपूर्ण ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। बताने की आवश्यकता नहीं है, ऊपर मैंने डिस्कशन कर लिया है कि जो शिक्षा है वो केवल 4 दीवारों तक ना रहे, वो केवल पाठ्य पुस्तकों तक ना रहे, वो बच्चे के भविष्य के जीवन के लिए
बाहरी जीवन से वो जोड़ सके, है ना। तो इस तरह की बातों के बारे में ये जो है पहला सिद्धांत बात करता है। दूसरा क्या है, बालकों की शिक्षण प्रक्रिया के रटने की पद्धति से मुक्त करना, कि बच्चे रटे नहीं, टीचर उनको रटाए नहीं, है ना, क्योंकि रटकर जो सीखा हुआ ज्ञान होता है वो अस्थायी होता है, कुछ समय के लिए होता है। तो ये इसका दूसरा सिद्धांत था कि इस पद्धति को जो है वो मुक्त करना है। तीसरा क्या था, बालकों की परीक्षा प्रणालियों को अपेक्षाकृत लचीला बनाना तथा कक्षागत गतिविधियों से जोड़ना। ये मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ कि बच्चे डरे नहीं एग्ज़ाम के नाम से, तो इससे पहले ही बच्चों के इस तरह के एग्ज़ाम लिए जाएं ताकि बच्चों को ऐसा लगे कि यार ऐसे काम तो हम रोज़ करते हैं, लचीला लगे, वो स्कूल आने से डरे नहीं, है ना। तो इस तरह की बात की गई है, ये तीसरा सिद्धांत है। और चौथा है, बालक के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या हो, न कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो। बच्चे समाज की भी बात करें, है ना, बच्चों का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक ये सारा विकास भी उसमें समाहित हो, बच्चे करके सीखें, ठीक है। तो ये इसका चौथा सिद्धांत था। और पांचवा क्या था, पांचवा सिद्धांत था कि बालक में ऐसी अभिभावी पहचान का विकास किया जा सके जिसमें प्रजातांत्रिक व्यवस्था हो और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं शामिल हो। कहने का मतलब क्या है, राष्ट्रीय चिंतन समाहित हो, बच्चे महिलाओं के प्रति आदर की भावना रखें, है ना, उनके प्रति जिम्मेदारियां समझें, उनको सम्मान दें, राष्ट्रीय धरोहर हैं उनको, उनके बारे में, उनके संरक्षण की बात करें, है ना, एक भावी नागरिक बन सकें, अच्छे नागरिक बन सकें। इस तरह की बात एनसीएफ करता है। तो मोटा मोटी फिर से देख लेते हैं। पहला सिद्धांत क्या, कि बाहर के जीवन से जोड़ना। दूसरा क्या, रटने की पद्धति को मुक्त करना। तीसरा क्या, लचीला बनाना पाठ्यक्रम को, जो परीक्षा प्रणाली है उसका। और चौथा, बालक का चहुमुखी विकास हो, इस तरह के पाठ्यक्रम डिजाइन हो। और पांचवा क्या, बच्चे में राष्ट्रीय चिंतन समाहित हो। अब अगली बात है कि एनसीएफ जो है उसमें कितने अध्याय हैं। तो कुल कितने अध्याय हैं, 5 अध्याय हैं। ये 5 अध्याय हैं और इनके कारण ही एनसीएफ जो है वो बहुत बड़ा है। आप पढ़ने बैठोगे तो नहीं पढ़ा जाएगा, इसलिए इन अध्यायों में कौन सी बात इंपॉर्टेंट है वो बातें हम डिस्कस करेंगे। पहला है अध्याय का नाम परिप्रेक्ष्य, दूसरा है सीखना और ज्ञान, तीसरा है पाठ्यचर्या के क्षेत्र, और चौथा है विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण, यानी विद्यालय की अवस्था के बारे में, और पांचवा है व्यवस्थागत सुधार। तो मोटा मोटी इन अध्यायों के अंतर्गत क्या क्या बातें लिखी गई हैं वो हम देख लेते हैं। पहला अध्याय है, उसके अंदर कहा गया है कि लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा ऐसी हो जिसमें किसी प्रकार का कोई बोझ ना हो। वो बैग का भी बोझ हो सकता है, बैग से ज़्यादा बच्चे का जो मानसिक बोझ है एग्जाम को लेकर है ना, पिटाई से लेकर है, उस बोझ को कम करना, ये पहले अध्याय में बात कही गई है। अब किस अध्याय में कौन सी बात है ये हमें लिंक नहीं करना है, जो बातें लिखी हैं वो इंपॉर्टेंट है, उनसे प्रश्न बनेगा। ये आपसे नहीं बनेगा कि किस अध्याय में कौन सी बात का उल्लेख किया गया है ना, थोड़ा बर्डन आपको भी नहीं लेना है। दूसरा, क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस किया जाए, है ना, ये बात आप सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। आज का एजुकेशन ही ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चे क्वालिटी पे फोकस करें। तीसरा है, संवैधानिक मूल्यों पर बात की जाए, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्ष, इस तरह की बातें बच्चे करें, ठीक है। ये पहला अध्याय है मोटा मोटी। दूसरा अध्याय, इसमें एक बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सी, वो है आपकी पहली बात, क्या, समावेशी वातावरण। ऐसी पाठ्यचर्या हो जिसमें समावेशी वातावरण हो। समावेशी वातावरण का मतलब, कोई बच्चा इंटेलिजेंट है, कोई बच्चा कमज़ोर है, तो आप उनको अलग नहीं करेंगे। उनकी जाति के आधार पर, उनके धर्म के आधार पर, उनको कमज़ोर आधार पर, उनको विकलांगता के आधार पर, इस तरह से उन बच्चों को अलग नहीं करना है। उन बच्चों को एक साथ पढ़ाना है, समान रूप से पढ़ाना है, समावेशी वातावरण के अंतर्गत पढ़ाना है। क्योंकि बच्चे को ईर्ष्या का भाव नहीं रखना है कि आपने विकलांग बच्चों को अलग पढ़ा दिया, आप अलग उनको बैठा दिया, है ना। तो इस तरह की बातें, भारत में सबसे ज़्यादा विकलांग बच्चे भी आते हैं, तो इस तरह के अलग अलग स्कूल की व्यवस्था करना ना, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं कि ऐसा वातावरण हो जिसमें बच्चे को सारे समान रूप से अधिकार मिले, समान रूप से उनका एजुकेशन मिले, उसमें किसी जाति का, धर्म का, उसमें किसी लिंग का कोई प्रभाव ना पड़े, है ना, समावेशी शिक्षा। ये याद रखिएगा, इस पर रीट प्रश्न पूछ चुका है। और अगला है निर्माणवाद,
रचनात्मकता को बढ़ावा देना, बताने की जरूरत नहीं है, क्रिएटिविटी है ना, इस पे फोकस करता है। सर्वांगीण विकास वही है, शारीरिक मानसिक भावनात्मक ये विकास हो, होलिस्टिक अप्रोच पे फोकस किया जाए। समझ का पुनः अभिमुखीकरण यानी रीओरिएंटेशन ऑफ लर्नर्स एंड लर्निंग। और पांचवा है करके सीखे, ऐसी एक्टिविटीज हो जिसमें बच्चा खुद करे फिर वो अनुभव ले, ठीक है ना। तो लर्निंग बाय डूइंग, इस तरह की फोकस, इस पर फोकस करें। ये आपके अध्याय 2 में बातें कही गई हैं। तीसरा अध्याय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रश्न आता है। पहले देख लेते हैं क्या है, पाठ्यचर्या के क्षेत्र। तो इसमें भाषा को लेकर क्या बातें कही गई हैं। तो पहला कहा गया है कि त्रिभाषा फॉर्मूला को लागू किया जाए। जो आपकी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, जिसमें आपकी मदर टंग है, आपकी स्थानीय भाषा है ना, लोकल लैंग्वेज है, उसके साथ आप हिंदी या इंग्लिश को भी पढ़ाएं सीखें, है ना। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात कौन करता है, एनसीएफ करता है। दूसरी बात है मदर टंग पर जोर देता है कि प्राइमरी लेवल तक की शिक्षा है वो उसकी मदर टंग में हो, इस तरह की बात एनसीएफ करता है। तीसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट निकल के आती है कि अंग्रेजी को अन्य भाषाओं के बीच स्थान देना। अंग्रेजी है उसकी भी शिक्षा है वो पहली क्लास से ही बच्चों को दी जाए, क्योंकि वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है और बहुभाषावाद के लिए इंग्लिश का नॉलेज होना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यूनिक लैंग्वेज है और विदेशी लैंग्वेज है, ठीक है। और चौथा है बहुभाषा को एक संसाधन की तरह यूज किया जाए। जो हमारा मल्टीलिंग्वलिज्म है, एक से अधिक भाषाएं यदि कोई टीचर जानता है तो उसे संसाधन एक एसेट के रूप में, एक उपकरण के रूप में, एक टूल्स के रूप में वो काम में ले, है ना। बच्चों को बहुभाषी बनाए, एक से अधिक वो बोल सकें भाषाएं, ठीक है। तो इस पे भी फोकस करता है कौन, एनसीएफ। और पांचवी बात लिखी है LSR2 जो आपके फंडामेंटल स्किल हैं, जो आपके लैंग्वेज स्किल हैं, भाषाई कौशल हैं, उन पर बराबर काम हो। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इन पे फोकस किया जाए। तो मोटा तौर पे भाषा को लेकर बात क्या कही गई है कि त्रिभाषा फॉर्मूला को लागू करें, मदर टंग पर फोकस किया जाए, अंग्रेजी को भी सीखने दिया जाए और मल्टीलिंग्वलिज्म यानी बहुभाषा को एक संसाधन की तरह देखा जाए। जो भी विद्यार्थी गणित के हैं तो याद रखना, गणित में 2 मोटा मोटी बातें आप याद रखिएगा कि बच्चों का गणितीयकरण करना, ये एनसीएफ का प्रमुख उद्देश्य है। गणित को लेकर याद रखना, ये पॉइंट याद रखना है, गणितीयकरण करना। 4 ऑप्शन मिलेंगे, प्रश्न आएगा इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त गणित के बारे में कौन सा कथन है। तो याद रखना जहां पे भी गणितीयकरण मिले वहां आंसर आपको करना है। इसके अलावा ऑप्शन में यदि तार्किकता की बात हो, अमूर्तता की बात हो, गणित को कैसे पढ़ाया जाए, दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाया जाए, इस तरह की बात गणित को लेकर की गई है। विज्ञान को लेकर यदि देखा जाए तो विज्ञान में सिंपल सी बात है, जो अपने आसपास का वातावरण है वही तो विज्ञान है ना। तो उसमें पर्यावरण की चिंताओं के प्रति जागरूकता हो, बच्चे में जिज्ञासा की भावना हो, इस तरह के नॉलेजफुल क्रियाकलाप हो, एक्टिविटीज हो, क्रिएटिविटी हो, रचनात्मकता हो, है ना, खोजी प्रवृत्ति का विकास हो, इस तरह की बातें विज्ञान को लेकर कही गई हैं। और प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे हैं वो क्रियाकलाप के द्वारा करके सीखें, इस तरह की बातें प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए कही गई है। ये प्रश्न याद रखना कि छोटे जो बच्चे होते हैं उनका आपको मूल्यांकन करना है तो कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। तो याद रखना वो है आपकी अवलोकन या निरीक्षण विधि, ठीक है। जो भी विद्यार्थी एसएसटी के हैं वो याद रखना, एसएसटी को लेकर एनसीएफ कहता है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा व गणित के साथ साथ इसे भी पढ़ाया जाए, किसे, सामाजिक विज्ञान को। दूसरा है सामाजिक आर्थिक समस्याओं से अवगत कराया जाए। सिंपल सी बात है, बात सामाजिक की है तो समाज से रिलेटेड होगा ही, भूगोल की बात होगी, इतिहास की बात होगी, है ना। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अवगत कराया जाए। और चौथा है ये याद रखना, नागरिक शास्त्र के स्थान पर राजनीति शास्त्र प्रयुक्त किया जाए, ये एनसीएफ में भी बात लिखी गई है। और पांचवा है अवधारणात्मक समझ पे फोकस किया जाए, बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको कंसेप्ट से जोड़ा जाए, ठीक है। तो ये सामाजिक विज्ञान को लेकर बात कही गई है। देखिए जब भी शांति की बात आई, एनसीएफ बात करता है कि बच्चों में शांति शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। अलग से विषय के रूप में आप इसे नहीं पढ़ाएंगे, बच्चों को शांति शिक्षा का बढ़ावा देने का मतलब है कि बच्चे जो भी अपनी देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी है, महिलाओं के प्रति सम्मान है ना, वो समझें, एक प्रकार से शांति की बात करें, है ना। तो इस तरह की बातों को एनसीएफ बढ़ावा देता है। खेल कूद है, मिड डे मील है,
गतिविधियां हैं, ये सारी चीज़ें एनसीएफ के अंतर्गत बात कही गई है। ठीक, चौथा अध्याय है उसमें विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण, उस पर बात की गई है। एक प्रकार से विद्यालय की अवस्था कैसी है, बिल्डिंग कैसी है, टूटी फूटी तो नहीं है ना, वातावरण कैसा है, महिलाओं के लिए जो लड़कियां हैं उनके लिए अलग से टॉयलेट की व्यवस्था है कि नहीं है ना, फर्नीचर वगैरह उनकी हालत कैसी है। तो ये सारी चीज़ें आपकी भौतिक सामग्री की उपलब्धता, इस पर बात करता है। दूसरा है दैनिक योजना को लचीला बनाना, जो हमारी पाठ्य योजना है उसके लिए कौन सी शिक्षण विधियाँ आप काम में लेंगे, किस तरह का आप बच्चों को पढ़ाएंगे, इस तरह से दैनिक योजना को भी लचीला बनाने की बात एनसीएफ में कही गई है। आईसीटी जो है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे मल्टीमीडिया है, संचार के साधन हैं, उन पर भी फोकस किया जाए। अब है देखो पांचवा अध्याय, ये भी महत्वपूर्ण है और इसमें व्यवस्थागत सुधार की बात की गई है। जैसे एक बार मैंने एक प्रश्न देखा था, एक बच्चे का क्वेश्चन भेजा हुआ था कि पुस्तकालय अध्ययन के लिए कितना समय दिया जाता है एक बच्चे को, प्रतिदिन 1 घंटा, प्रतिदिन 2 घंटा, सप्ताह में कितने दिन। तो याद रखना, जो पुस्तकालय अध्ययन एक लाइब्रेरी के लिए एक बच्चे को हम खुला छोड़ते हैं, तो वो याद रखना सप्ताह के अंतर्गत कितने दिन, कितने घंटे, 1 घंटा, कि 7 दिन में कम से कम 1 घंटा तो बच्चों ये पुस्तकालय का माइन जावा ही है। लेकिन कौन जावे, सिंपल सी बात है, कोई जाना सु खेलने कौन दापा जना, पुस्तकालय तो खटों उड़ जैसे है ना। तो याद रखना वो बात कही गई है कि सप्ताह में प्रति सप्ताह 1 घंटा है वो उन्हें पुस्तकालय अध्ययन के लिए उपलब्ध कराया जाए। दूसरा है समान स्कूल व्यवस्था की जाए, जिससे अलग अलग क्षेत्रों की तुलना गुणवत्ता निश्चित करना। एक प्रकार से सभी स्कूलें समान हैं तो उनकी व्यवस्था को लेकर रेटिंग वगैरह इस तरह से बात की गई है। तीसरा है पंचायती राज सिस्टम को मजबूत करना, पंचायत के थ्रू भी स्कूल में भी काम होते हैं, तो पंचायती शिक्षा व्यवस्था, पंचायती राज है, सिस्टम है, उसको मजबूत करना, ये भी एनसीएफ में बात की गई है। और चौथी इंपॉर्टेंट है, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बात मेरे को शुरुआत में ही बोल देनी चाहिए कि विद्यार्थी फेल नहीं होते, कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं होते। यदि वो फेल हो रहा है, यदि वो असफल हो रहा है, तो वो केवल उसकी असफलता नहीं है, वो स्कूल की असफलता को दर्शाते हैं कि आपके स्कूल में कमी है, आपके टीचर्स में कमी है, आपके वातावरण में कमी है ना। ये एनसीएफ फोकस करता है कि बच्चे को फेल नहीं करना है, बच्चे फेल नहीं होने चाहिए, किसी भी सूरत में उसकी एजुकेशन का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जैसे बच्चे एक प्रकार से वो कहते हैं ना, खेल खेल में सीखें, करके सीखें, अनुभव के द्वारा सीखें, दैनिक जीवन से जोड़ के सीखें, ऐसी एक्टिविटीज हों, उस पे फोकस करता है। ठीक है, चलिए होमवर्क की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे होमवर्क को लेकर कहा गया है कक्षा 1 और 2, या ब्रैकेट में लिख लेना प्राइमरी लेवल की जगह 1 और 2, कक्षा 1 और 2 के लिए किसी प्रकार का कोई होमवर्क नहीं दिया जाना चाहिए। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार सत्य असत्य कथन में डाल दिया जाता है, तो याद रखना छोटे टाबर हैं, कह गड्ढे को नहीं आवाजना बन होमवर्क देगी कर सके, है ना, सिंपल सी बात है। छोटे बच्चे जो होते हैं पहली दूसरी क्लास के, उनको होमवर्क नो होमवर्क। दूसरा एक तीसरी और 5वीं तक के लिए 2 घंटे वीक के अंदर, यानी प्रति सप्ताह 2 घंटे का टाइम दिया गया है होमवर्क के लिए। उच्च प्राथमिक स्तर, ये याद रखना, उच्च प्राथमिक स्तर वाला ये क्या है, डेली 1 घंटा आपको होमवर्क देना है। और माध्यमिक स्तर पर 2 घंटे, ये आपको नीचे वाला याद नहीं रखना है, क्योंकि रेट में यहाँ तक कि आपसे पूछने की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। चलो अब देखिए, जो बच्चे नए जुड़े हैं या जो लगातार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अब ढंग से सुन लीजिएगा, सारांश बता रहा हूँ, इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जो वास्तव में आपको इस टॉपिक को और ज़्यादा मजबूत करने में मददगार रहेंगी। पहले हम सारांश पे डिस्कस कर लेते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं एनसीएफ, जिसकी उत्पत्ति एक प्रकार से कैरिकुलम का जो कुरेरे शब्द है खेल के मैदान से हुई है, कि बच्चों को खेल का मैदान फिक्स कर दिया जाए, बच्चे को ये बता दिया जाए कि हाँ आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है, बस ये दायरा है, आप यहाँ से लेके यहाँ तक दौड़िए। ये एक सिंपल बात थी। इसमें बच्चा क्या है, सक्रिय है, ऐसी भूमिका हो, बच्चे एक्टिव रहें, और अध्यापक की भूमिका क्या रहे, सुविधा प्रदाता, फैसिलिटेटर के रूप में, एक उत्प्रेरक के रूप में, एक मोटिवेटर के रूप में गाइड करता रहे, है ना। ये एनसीएफ को लेकर का है। कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, बहुभाषी होना चाहिए, ये याद रखना। प्राथमिक स्तर की शिक्षा किस में होनी चाहिए, मातृभाषा में होनी चाहिए, मदर टंग में होनी चाहिए।
पुस्तकालय हेतु कितना समय दिया जाना चाहिए? तो याद रखना सप्ताह में 1 घंटा, 7 दिन में 1 घंटा तो जावे ही जावे, ठीक है। अगली बात है शिक्षण दिवस, ये कितना होना चाहिए? 200 दिन। 365 दिन में कितने? 200 दिन। इसके बाद स्कूल समय, ये याद नहीं रखना है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कक्षा 2 तक का गृह कार्य ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं देना है। 3 से 5 तक की कक्षा के लिए 2 घंटे प्रति सप्ताह देना है, और उच्च प्राथमिक यानी कक्षा 6 से 8 तक के लिए 1 घंटा प्रतिदिन, डेली को 1 घंटा काम करके लेना है। जो पढ़ा दियो आप 1 घंटा का माइन पढ़ाए वो ही करके लेना है, सिंपल सी बात है ना। याद रखने वाली इतनी याद हो ही जाता है। इसके बाद देखो, हाँ, 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो कैसी होनी चाहिए? ऐच्छिक होनी चाहिए, ऑप्शनल होनी चाहिए, ये बात एनसीएफ करता है, तो ये भी याद रखना है। सीसी का सुझाव भी एनसीएफ ने दिया है, यानी सीसी को लागू किया जाए, है ना। और शांति शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, ये हम ऊपर डिस्कस करके हैं, वही चीज़ें हैं, बार बार वही निकल रही हैं। खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली का सुझाव दिया जाए, ये भी याद रखना। खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली यानी परीक्षा की प्रणाली ऐसी हो जिसमें बच्चे एक प्रकार से भय ना रहे उनके अंतर्गत, ठीक है। तो इस तरह की व्यवस्था को लेकर बात की गई है, और महिलाओं के सम्मान की बात की गई है। और 16 पॉइंट आप जोड़ लीजिएगा, विकलांग बच्चे हैं उनके लिए भी विशेष तौर पे बात की गई है, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा पाठ्यक्रम है उसको निर्माण करते हैं, हम डिज़ाइन करते हैं, तो कौन कौन से प्रिंसिपल काम में होने चाहिए। बेसिकली मैं नहीं बताऊंगा तो भी आपको याद है, क्यों? क्योंकि मान लीजिए आजकल का जो भी पाठ्यक्रम है, जो भी हमारी शिक्षण विधियां हैं, वो हमेशा किसके हित में होती हैं? बच्चों के हित में, जिसमें बच्चा सक्रिय रहे। तो कैसी शिक्षण विधियां होनी चाहिए, कैसा हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये बताने की जरूरत नहीं। उपयोगिता होनी चाहिए, ऐसा पाठ्यक्रम हो जिसमें बच्चे उस चीज़ की उपयोगिता को समझे कि हाँ यार, ये तो हमारी जनरल लाइफ से जुड़ी हुई है, बच्चे के बाहरी जीवन से चीज़ों को जोड़कर उसमें अंतर्गत चीज़ें हों। क्रियाशीलता का सिद्धांत भी उसमें हो, ऐसे एक्टिविटीज़ हों उसमें, ऐसे पढ़ाई के साथ साथ ऐसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएँ, जैसे बच्चों को डांस वगैरह है ना, बोलने का मौका दिया जाए। ऐसी एक्टिविटीज़ हों जिसमें बच्चे खुद मानसिक स्तर पर भी मजबूत रहें, है ना, तो व्यक्तित्व का भी विकास हो सके। तो उनको अन्य एक्टिविटीज़ से भी जोड़ा जाए। आजकल आप देखते हैं स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना, एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ये भी याद रखना, बच्चे करके सीखें। क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या है? करके सीखें। इसके बाद है आवश्यकता का सिद्धांत, ये वही है। क्रमबद्धता का सिद्धांत होना चाहिए। इसके बाद है समन्वय का सिद्धांत, वही है कि चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक कर रही हुई होनी चाहिए। जैसे 9वीं में ध्वनि का टॉपिक है तो उसी से लिंक करता हुआ 10th में भी वो टॉपिक डाला जाए, जिसमें बच्चा पूर्व ज्ञान से जुड़ के वो चीज़ों को समझ पाए। पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें रचनात्मकता हो, नवीनता हो, उसमें सृजनात्मकता हो, उसमें एक प्रकार से चिंतन समाहित हो, बच्चा सोचे कि यार आखिर में ये ऐसा है तो क्यों है ना, चिंतन समाहित हो, चुनौतीपूर्ण चिंतन, ठीक है। अब देखिए, जो हमारी दैनिक पाठ योजना है, मैंने वो आपको ऊपर कहा था कि हमारी जो दैनिक पाठ योजना है उसको लचीला बनाता है, तो उसके संदर्भ में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आज का वीडियो आपको 2 प्रश्न देके जाएगा डेफिनेट। एक तो वो प्रश्न जो एनसीएफ को लेकर जिसमें सिद्धांत है, वहाँ से प्रश्न बन सकता है, कहीं से भी बन सकता है, आपने समझ लिया तो कोई गलत नहीं होगा। दूसरा, जो हमारी दैनिक पाठ योजना है उसके संदर्भ में हर्बर्ट की जो पाठ योजना है वो सबसे महत्वपूर्ण है, हिंदी की शिक्षण विधियों में भी आ जाती है। तो हर्बर्ट की जो पंचपदी है वो आज ही हम डिस्कस कर रहे हैं, इसी से थोड़ा सा लिंक है, इसलिए हम इसको टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, हर्बर्ट की पाठ योजना में अधिगम की तुलना शिक्षण को अधिक महत्व दिया गया है। जॉर्ज पेट्रिक हर्बर्ट ने दैनिक पाठ योजना के संदर्भ में 5 पदों का प्रतिपादन किया था। उन्हीं पदों के कारण उनकी प्रणाली को पंचपदीय प्रणाली कहते हैं। हर्बर्ट ने प्रारंभ में दैनिक पाठ योजना के लिए 4 पद बताए थे। शुरुआत में हर्बर्ट ने कितने पद बताए? 4 बताए। कौन कौन से थे? वो चारों थे। पहला था उसमें स्पष्टता, हालांकि इसमें संशोधन कर दिया था बाद में, इसके 2 और बना दिए थे, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण, लेकिन वो हर्बर्ट ने नहीं बनाए थे, वो बनाए थे उसके शिष्य ने। उसके शिष्य 3 थे, स्पेंसर, जिलर और एक राइन, इस प्रकार से नाम आता है। तो जो जिलर महोदय था, जो जिलर एक छोटा सा शिष्य था, उसने कहा कि गुरुजी ये स्पष्टता है, उसकी जगह आप 2 चीज़ों को और काम लीजिए, उसकी जगह आप प्रस्तावना डालिए, उसकी जगह आप क्या डालिए? प्रस्तुतिकरण डालिए। तो ये बाद की बात है। पहले
हर्बर्ट ने 4 ही इसके जो है पद बताए थे। कौन कौन से? स्पष्टता, दूसरा संबंध जिसको हम तुलना कह सकते हैं, तीसरा व्यवस्था जिसको हम सामान्यीकरण जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, और चौथा था विधि या प्रयोग या अनुप्रयोग, एक ही बात है। अब इनको समझते हैं कि क्या है स्पष्टता, क्या है प्रयोग वगैरह, वो थोड़ा सा देखते हैं। उससे पहले देख लो, हर्बर्ट के शिष्य जिलर ने हर्बर्ट के प्रथम पद को 2 भागों में बांट दिया था, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण, याद रहेगा। हर्बर्ट के दूसरे शिष्य, इसमें आपको राइन याद रखना है, उसने एक नया कथन जोड़ा, उद्देश्य कथन। ये राइन था ना, ये क्या किया, ये जो प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण है, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण, इन दोनों के बीच में क्या डाल दिया? उद्देश्य कथन डाल दिया। अब सिंपल सी बात है, 2 चीज़ों के बीच में आप कोई चीज़ डालते हो तो वो तो घिस-पिट जाती है, कौन उसका महत्व रखता है। तो उद्देश्य कथन का इतना महत्व नहीं रहा, हर्बर्ट की पंचपदी में इसका नाम भी नहीं आता है, तो ये ज़्यादा इतना महत्वपूर्ण नहीं है। फिर भी ये शब्द जो है वो राइन ने जोड़ा था, और प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण जिलर महोदय ने बात की थी। ठीक है, अब जो 5 पद हैं ये महत्वपूर्ण हैं, ये 5 पद आपको याद होने चाहिए। देखो, क्रियात्मक अनुसंधान के जो 7 सोपान हैं एंडरसन ने दी, वो सातों के सातों याद होने चाहिए। मैंने आपको बताए थे, उसमें कभी भी सामान्यीकरण नहीं आता है क्रियात्मक अनुसंधान, बताया था ना। उसमें मैंने एक बात और भी बताई थी कि सबसे महत्वपूर्ण 7 सोपान में कौन सी बात थी, कि उपकल्पनाओं का निर्माण। वैसे इसको लिंक कर लो, इसमें देखो सामान्यीकरण वर्ड आ रहा है, इसका मतलब हर्बर्ट की पंचपदी में आगमन विधि में सामान्यीकरण संभव होता है। दूसरी बात, हर्बर्ट के जो 5 पद हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण पद क्या है? पाठ का प्रस्तुतिकरण, उसको प्रेजेंट कैसे करना है बच्चों के सामने, यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में सबसे महत्वपूर्ण क्या था? उपकल्पनाओं का निर्माण। तो अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहला पद है पाठ की तैयारी या प्रस्तावना। अब बताने की जरूरत है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। प्रस्तावना मतलब आप सब लोग जानते हैं कि बच्चे को पूर्व ज्ञान से जोड़ना। ध्वनि का टॉपिक पढ़ा रहे हो तो बच्चों से पहले पूछना कि बता ध्वनि के बारे में क्या जाना है। वो कैसे ध्वनि तो साउंड है यहाँ, है ना, अरे बेटा साउंड क्यों है, तो वो मतलब उसको कितना नॉलेज है, पहले उसने क्या सीखा है, 9th में पढ़ गया, कितना उसका नॉलेज है, कितना वो इस चीज़ के बारे में सोच रखता है ना, इस टॉपिक के बारे में। तो अच्छे टीचर्स होते हैं वो इसको पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं, इसको कहते हैं हम प्रस्तावना। दूसरे, पाठ का प्रस्तुतिकरण, उस जो हमने मैटर को सिलेक्ट किया है उससे प्रेजेंट कैसे करना है, सबसे चीज़ महत्वपूर्ण ऐसे ये होती है, क्योंकि इतना हमारे पास पीरियड होता है और उस कम पीरियड होता है, और उस कम पीरियड के अंतर्गत हम उस विषय वस्तु को कैसे प्रेजेंट करते हैं ताकि वो बच्चे को पूरा समझ आ जाए। भले ही विषय वस्तु छोटी हो, थोड़ा पढ़ाते हैं, लेकिन वो बच्चे को समझ आए, ऐसा हमारा प्रेजेंटेशन होना चाहिए, प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। उसके बाद बच्चे तुलना कर सकें, उस चीज़ में संबंध स्थापित करें, है ना, उस चीज़ का सामान्यीकरण कर सकें, और फिर उस चीज़ को रियल लाइफ में उसका अनुप्रयोग देखें, करके देखें, वो चीज़ें प्रयोग में लाएं। तो ये 5 सोपान थे, 5 पद कह सकते हैं। इसके बाद दैनिक पाठ योजना में दूसरा नाम याद रखना, इकाई योजना, इसका सिर्फ प्रतिपादक याद रखना, मॉरिसन, ठीक है ना। तीसरा है ब्लूम की जो पाठ योजना है खासतौर पे मूल्यांकन पे फोकस करती है। अब ब्लूम की टेक्सोनोमी हम अलग से भी पढ़ेंगे, जिसमें अधिगम अनुभव की बात की गई है, उद्देश्यों की बात की गई है, एक बच्चे ने क्या सीखा, उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ, इस तरह की बातें की गई हैं। और किलपेट्री का स्वयं करके सीखिए, ये किलपेट्री का एक आप कह सकते हैं। और एक लास्ट वाला याद रखिएगा, भारतीय उपागम, जिसको हम NCERT भी उपागम कहते हैं। इसमें 3 चरण बताए गए हैं। इन तीनों चरणों का पहली बात तो ये है कि इनका क्रम याद रखना है, कई बार क्रम पूछ लिया जाता है, तो याद रखना इसमें पहला ए आता है, तो ए ही प्रथम जगह है। पहला क्या है? अदा, अदा को इंग्लिश में कहते हैं इनपुट, यानी पढ़ाने से पहले हमारी क्या व्यवस्थाएं हैं, बोर्ड वगैरह है ना, क्या पढ़ाना है, मैटर को सिलेक्ट करना, ये सारी चीज़ें। दूसरा है प्रोसेस, प्रक्रिया, किस तरह से बच्चे को सिखाना है ना, हमारी टीचिंग लर्निंग कैसे इफेक्टिव हो, इस तरह की बात। और तीसरा है प्रदा, प्रदा यानी निर्गत, बच्चे ने क्या सीखा, आउटपुट क्या निकला, है ना, मूल्यांकन एक प्रकार से हम कह सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें मैंने इसके साथ ही ऐड कर दी हैं। और छोटे बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी? निरीक्षण विधि। किसका संबंध किससे है? वाटसन से। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, हालांकि टोटल 29 प्रश्न हैं, लेकिन 29 प्रश्न डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अन्य सब्जेक्ट से जुड़े हुए भी इसमें प्रश्न हैं। बाकी आपको पूरे प्रश्न करने हैं तो मैं इसकी PDF आज ही अभी ही मेरे टेलीग्राम चैनल अपडेट बाय NK पे आपको डाल दी जाएगी। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, एक बार आंसर आप नहीं देखेंगे। पहला प्रश्न लीजिए जी, NCF 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय से जोड़ने का क्या उद्देश्य है? आप बच्चों को संगीत,
डांस वगैरह, है ना, घूमर वगैरह सिखा रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है? पहली बात, सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। एक बच्चा संगीत में निपुण है, कलाओं में अच्छी तरह की कलाएं आती हैं, है ना, तो सिंपल सी बात है, उसका व्यक्तित्व भी उसका प्रभावित होगा और उसका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा माना जाता है। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, तो रहेगा आंसर क्या रहेगा? चौथा। दूसरा प्रश्न है एनसीएफ 2005 किस पे फोकस करता है? तो ये हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा इसका? करके सीखने पे, लर्निंग बाय डूइंग। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से इसे किसे सूचीबद्ध किया गया है? जब भी दिमाग में क्या आए, शांति शिक्षा की बात आए, तो याद रखना वहां पे जो महिलाओं वाला आंसर है, महिलाओं वाला ऑप्शन है, महिलाओं के प्रति सम्मान है, जिम्मेदारी है, वो आंसर हमारा बेस्ट बनेगा। तो ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन एक रहेगा, महिलाओं के प्रति आदर जिम्मेदारी दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। ठीक है, पड़ेगा एक। बाकी अलग से विषय बढ़ाने की बात नहीं कही गई है, शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, ये भी ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा बेटर आंसर माना गया है। चलिए चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। पहला है ज्ञान स्थायी है व दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है, इसकी संरचना की जाती है। दूसरा है शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्रित होने पर। तीसरा है विद्यार्थी केंद्र से अध्यापक केंद्रित होने चाहिए। देखिए नीचे वाले दो बिल्कुल गलत हो जाएंगे, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर एक, ज़्यादा समझाने की आवश्यकता है नहीं। अगला प्रश्न लेते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के आधार पर परीक्षा सुधारों में कौन सी सुधार को सुझाया गया है? खुली पुस्तक परीक्षा, सतत या निरंतर व्यापक मूल्यांकन सीसी कह सकते हैं, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, और चौथा है इनमें से ये सभी। तो आंसर क्या बन जाएगा? चौथा बन जाएगा, क्योंकि चारों बातें हम ऊपर पढ़ गए हैं तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत निःशक्त बालकों की रक्षा के लिए प्रावधान किया गया है। समावेशित शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ये हम ऊपर डिस्कस कर लिया है। समावेशी शिक्षा ऐसी व्यवस्था हो जिसमें बच्चे का ना तो लिंग देखा जाए, ना उसके जाति से उसको बुलाया जाए, है ना, और ना कोई धर्म वगैरह, इस तरह से बच्चा सब रूप से समान रूप से शिक्षा दी जाए। ठीक है, तो ऑप्शन एक रहेगा सही आंसर। अगला सातवां प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत सबसे अधिक महत्व किसे दिया गया है? तो याद रखना, भौतिक संसाधनों को, शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संचित अनुभव को, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो याद रखना, पाठ्यक्रम सुधार जहां आ जाए, जहां बालकों के संरचित अनुभव की बात हो, तो बेस्ट आंसर रहेगा चौथा विकल्प। तीसरा भी सही है, लेकिन तीसरे से ज़्यादा हमारा चौथा आंसर है वो बेस्ट आंसर बनेगा। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधार को सुझाया गया है? 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, ठीक बात है। विद्यालय की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तरीय की एक परीक्षा संचालन हो, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा को ऐच्छिक किया जाए, ये तो गलत हो जाएगा, इसका मतलब ये भी गलत है। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर एक, 10वीं और 12वीं की परीक्षा है उनको ऑप्शनल किया जाए, ऐच्छिक बनाया जाए, ये एनसीएफ बात करता है। अगला प्रश्न लेते हैं, एनसीएफ 2005 में प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए किसे बेहतर माना गया है? वीडियो अनुकरण को, प्रदर्शन को, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, और चौथा है इनमें से ये सभी। तो ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं। बच्चे जो स्वयं करके सीखते हैं उनके द्वारा जो एक्सपीरियंस होता है वो लंबे समय तक होता है। तो इस तरह के लिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं फटाफट से, एनसीएफ 2005 में प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर माना? ये फिर से आ गया, कोई बात नहीं। 10वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन की तरह समर्थन दिया गया है। क्यों दिया गया है बहुभाषा को? यह एक तरीका है जिसमें बच्चे बालक जो हैं वो सुरक्षित महसूस करें। ठीक है, अच्छी बात है, बहुभाषा, एक टीचर भी होगा तो सारे बच्चों के डाउट्स क्लियर कर पाएंगे, तो बच्चा अपने आप में सुरक्षित महसूस करेगा, सही बात है। भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे नहीं छूट जाए, ये भी ठीक है। यह बालकों को अपने विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा। एक से अधिक भाषाएं यदि आप जानते हैं तो अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है। तो ऑप्शन रहेगा फोर्थ ऑप्शन, चौथा विकल्प जो है बिल्कुल सही है।
यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और आने वाली वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 11वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में भारत की धार्मिक सांस्कृतिक विविधता को मानना अच्छी बात है, महिलाओं के प्रति सम्मान हो, जिम्मेदारी का दृष्टिकोण को बढ़ाना, प्रोग्राम आयोजित करवाना, है ना, और न्याय और शांति की बात हो, इस तरह किसमें सुझाया गया है। तो ये हम बात कर चुके हैं, इसमें आंसर क्या बनेगा, ये सारी चीज़ें आ जाएं आपके शांति में, शांति शिक्षा को बढ़ावा देना। ऑप्शन 1 विल बी राइट आंसर। अब देखिए ये और भी प्रश्न हैं, लेकिन वो अलग अलग विषय से संबंधित हैं। मेरे ख्याल से इतने प्रश्न काफ़ी रहेंगे। बाकी ये PDF में अभी आपको सेंड कर देता हूँ। बाकी देखो गणित को लेकर मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी तर्क आ जाए, है ना, गणितीयकरण आ जाए, वहाँ पे आपको बेस्ट आंसर करना है, ठीक है। तो और ये प्रश्न आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आराम से पढ़ेंगे ना, जिससे रुचि नहीं है। अब NCF को लेकर आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको आराम से आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें देखो दूसरा आंसर बन रहा है, आप इसको देख लेना। बालकों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, इस कथन का संबंध किससे है। तो ये हो जाएगा आपका बाहरी जीवन, NCF 2005 हो गया जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है। और ये भी देखो SST का ये प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किस मुद्दे को शामिल करने की अनुशंसा की गई है। लैंगिक मुद्दों की, केवल किशोरों के मुद्दों की, लैंगिक व किशोरों दोनों मुद्दों की, सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की। तो चौथा आंसर पॉजिटिव मिल रहा है, तो आंसर करेंगे 4th आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न ये देखो, सिंपल सा प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार पाठ्यचर्या निर्माण में 5 निर्देशक तत्वों में से एक कौन सा है। तो ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, यही हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है देखो, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में कितने केंद्र समूह बनाए गए थे। 21 बनाए गए थे, ठीक है ना, याद रखना। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। NCF 2005 के अनुसार शिक्षक क्या है, सुविधा प्रदाता है, फैसिलिटेट करे क्लास को, ठीक है। समिति के अध्यक्ष कौन थे, यशपाल थे। ये देखो छोटे छोटे प्रश्न हैं, पहले के टाइम में आए हुए थे, है ना। तो ये प्रश्न आप मेरे ख्याल से आप कर लेना, खुद ही कर लेना, आप ज़्यादा वही प्रश्न अलग अलग सब्जेक्ट से रह गए, क्योंकि और देख लेते हैं। गणित की प्रकृति व संरचना में निम्नलिखित में से विशेषता नहीं है, जो गलत है वो आपको बताना है। सांकेतिक है भाषा, बिल्कुल सही है। निष्कर्ष निश्चित तर्कसंगत होते हैं, ये भी सही है। और गणित की सभी शाखाओं का मूलभूत आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा ही है, ये गलत हो जाएगा। गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता है, ये ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। तो ये अन्य आप इन प्रश्नों को कर लीजिएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो रेट में आए हुए हैं वो सारे मैंने करवा दिए हैं, और कंसेप्ट भी मेरे ख्याल से मैंने कोशिश पूरी की गई है कि कोई भी बिंदु आपका NCF से रिलेटेड छूटे ना। फिर भी इंसान है, गलतियां स्वाभाविक हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। आज का ये PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। फिर से एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, एक ही क्लास में उसको कंप्लीट करेंगे। टॉपिक का नाम है समायोजन एडजस्टमेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण है, 1% उसमें भी रीट में 100% बनेगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।